नमस्ते एवरीवन। तो हमारा सेल्यूलर इवेंट्स का एग्जीक्यूशन ऑफ WBCs चल रहा था, जिसमें हमने मार्जिनेशन, पेवमेंटिंग और रोलिंग देख लिया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडहेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो रोलिंग की प्रोसेस थी वो एक लूज एडहेशन होता था, लेकिन ये जो रोलिंग के नेक्स्ट का स्टेप जो है एडहेशन फेज, ये होता है फर्म एडहेशन। मतलब कि पहले रोलिंग की फेज में WBCs बहुत लूजली अटैच हो रहे थे एंडोथेलियल सेल्स से, लेकिन अब एडहेशन की फेज में WBCs एकदम चिपक जाएंगे, पूरा फर्मली अटैच हो जाएंगे एंडोथेलियल सेल्स के साथ। आइए देखते हैं क्या होता है इस फेज में। द एडहेशन फेज फॉलोज रोलिंग एंड इज वेयर ल्यूकोसाइट्स फर्मली अटैच टू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, एडहेशन फेज रोलिंग फेज के बाद आता है और इसमें WBCs एंडोथेलियल सेल्स के साथ बहुत फर्मली अटैच हो जाते हैं। This step is crucial for the leukocytes to stop rolling and prepare for their migration out of the blood vessel, transmigration and diapedesis। मतलब कि हमें फर्म एडहेशन क्यों करवाना है WBCs का? पहले तो WBCs का एडहेशन हो रहा था, लूज रोलिंग हो रही थी, लेकिन इस स्टेप के बाद हमें WBCs को फर्मली क्यों अटैच कराना है एंडोथेलियल लाइनिंग में? क्योंकि वो फर्मली अटैच हो। तो WBCs हैं, उनके सरफेस पर इंटेग्रिन्स होते हैं। ठीक है, WBCs याद रखें ल्यूकोसाइट्स के सरफेस, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर इंटेग्रिन्स होते हैं और कुछ इंटेग्रिन्स का एग्जाम्पल है LFA1, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1, MAC1, इट्स अ वेरिएंट ऑफ इंटेग्रिन अल्फा M बीटा 2। ये दोनों इंटेग्रिन्स के एग्जाम्पल दिए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कौन से? लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1, MAC1, which is a variant of integrin alpha M beta 2। ये इंटेग्रिन्स किसके ऊपर होते हैं? WBCs ल्यूकोसाइट्स के सरफेस पर। वो किसके साथ बाइंड करेंगे? एंडोथेलियल सेल्स के साथ। अब एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होता है? एंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, और उनके क्या एग्जांपल्स हैं? ICAM और VCAM। बस, ICAM इंटरसेल्यूलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, VCAM वैस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। बस इतना ही था, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। WBCs, ठीक है, कौन? WBCs, ठीक है, कोई भी WBC ले लो आप, ठीक है। तो WBCs के सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल होंगे? इंटेग्रिन्स, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो WBCs के सरफेस पर होंगे इंटेग्रिन्स। ठीक है, इंटेग्रिन्स के दो एग्जांपल दे दिए, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1 और MAC1। अब ये वाले जो इंटेग्रिन्स होंगे वो किससे अटैच होंगे? एंडोथेलियल सेल्स के साथ। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स क्या एक्सप्रेस करेंगे? एंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, जो कि होंगे ICAM और VCAM। बस दैट्स इट। इंटेग्रिन्स WBCs के ल्यूकोसाइट्स के इंटेग्रिन्स, लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन 1 एंड MAC1 इंटेग्रिन्स अटैच होंगे एंडोथेलियल सेल्स के सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स ICAM और VCAM के साथ। बस
नेक्स्ट, अब इसका एडेशन का मैकेनिज्म क्या है? ड्यूरिंग द रोलिंग प्रोसेस, इंटरेक्शन बिटवीन सेलेक्टेंट्स एंड देयर ligands is weak, but as the leukocyte slows down, it encounters stronger signals. These signals activate integrins on the leukocytes, changing their conformation so that they can bind tightly to ICAM and VCAM on the endothelial cells. The binding of the integrins to ICAM and VCAM significantly strengthens the adhesion, resulting in firm adhesion of the leukocyte to the endothelial cells. This interaction effectively stops the rolling process and holds the leukocyte in place. समझ आई? इस मैकेनिज्म का मतलब इतना ही है कि रोलिंग फेज के दौरान जो इंट्रैक्शन था पी सिलेक्टेंट्स ई सिलेक्टेंट्स का, जो कि सिलेक्टेंट्स किसके सरफेस पर एक्सप्रेस हो रहे थे? एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पर। तो रोलिंग के फेज के दौरान जो पी सिलेक्टेंट्स, प्री फॉर्म्ड सिलेक्टेंट्स और ई सिलेक्टेंट्स एंडोथेलियल सेल्स वाले, वो जो एक्सप्रेस हो रहे थे एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस पर, वो बाइंड कर रहे थे सियालाइल ल्यूइस एक्स मॉलिक्यूल, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन था WBC के सरफेस पर। उसके साथ एक वीक बॉन्ड बना रहे थे। फिर से एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पर जो सिलेक्टेंट्स थे वो WBCs के सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स थे सियालाइल ल्यूइस एक्स मॉलिक्यूल वाले, उनका और वो सिलेक्टेंट्स का वीक बॉन्ड बन रहा था, जिसके वजह से WBCs फर्मली अटैच नहीं हो पा रहे थे एंडोथेलियल सेल्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे रोलिंग प्रोसेस आगे बढ़ रही थी वैसे ही WBCs को और स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स मिले, जिसके वजह से WBCs के सरफेस पर इंटेग्रिन्स एक्सप्रेस हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब ये इंटेग्रिन्स ही इनका WBCs का कन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे, कन्फॉर्मेशनल चेंज करेंगे, जिसके वजह से WBCs बहुत फर्मली अटैच हो जाएंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, एंडोथेलियल सेल्स के सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स आईकैम और वीकैम के साथ। यही पर यही लिखा है, द बाइंडिंग ऑफ इंटेग्रिन्स टू आईकैम एंड वीकैम सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्स द एडेशन, resulting in firm adhesion of the leukocytes to the endothelial cells. This interaction effectively stops the rolling process and holds the leukocyte in place. अब भागेंगे नहीं ल्यूकोसाइट सर्कुलेशन से आगे, लेकिन उसी जगह पर फर्मली अटैच हो जाएंगे ताकि वो बाहर निकल के उस इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में फाइट कर सके। दैट्स इट, यही था एडेशन की फेज। नेक्स्ट फेज कौन सी है? एमिग्रेशन। आइए देखते हैं एमिग्रेशन की स्टेप पर क्या हो रहा है। एक बार WBCs फर्मली अटैच हो गए एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पर, उसके बाद WBCs अपने स्यूडोपोड्स बनाएंगे, मतलब अपने साइटोप्लाज्म के प्रोजेक्शंस बनाएंगे, जिसके वजह से वो एंडोथेलियल सेल्स के बीच का गैप को सेंस कर सके, ठीक है, ताकि वो बाहर लीक आउट हो सके। फिर से ये देखिए, यहां पर WBCs आए आए आए, यहां पर रोलिंग की स्टेप हुई, यहां पर एंडोथेलियल सेल्स में पी सिलेक्टेंट्स ई सिलेक्टेंट्स एक्सप्रेस हुए, WBCs के ऊपर सियालाइल ल्यूइस एक्स मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हुए, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। वो सियालाइल ल्यूइस एक्स मॉलिक्यूल और पी सिलेक्टेंट या फिर ई सिलेक्टेंट के साथ WBCs ने लूज बॉन्ड बनाया, फिर उन्होंने रोल किया, फिर उसके बाद इन्होंने फर्म बॉन्ड बना दिया, फर्म एडेशन कर लिया, ठीक है। फर्म एडेशन किसके किसके बीच पर हुआ? WBCs के इंटेग्रेंट्स और एंडोथेलियल सेल्स के आईकैम और वीकैम के साथ, इंटरसेल्युलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स और वैस्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। एंडोथेलियल सेल्स के आईकैम और वीकैम और ल्यूकोसाइट्स के
इंटेग्रिन्स के साथ फर्म एडेशन हो गया। इसके बाद WBCs एंडोथेलियल सेल्स के अलोंग चलेंगे। उसके बाद WBCs अपने ना स्यूडोपोड्स बनाएंगे। स्यूडोपोड्स क्या होता है? WBC के जो साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, तो वो अपने स्यूडोपोड्स बनाएंगे और दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप को ना सेंस करेंगे, जिसके वजह से एक बार उन्होंने सेंस कर लिया दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच का गैप, तो वहां से वो पूरा स्क्वीज होके बाहर निकल जाएंगे और ये स्क्वीजिंग के प्रोसेस को हम डायापेडेसिस कह देते हैं और ये बाहर निकल जाएंगे एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस पर, जहां पर वो पैथोजन के साथ फाइट करेंगे। तो ये पूरे प्रोसेस जिसमें WBCs अटैच हुए एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पर, उन्होंने रोल किया, स्यूडोपोड्स बनाए, दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप को सेंस किया और वहां से बाहर निकल के वो एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस तक आ गए। इस पूरे प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कह देते हैं। क्या? एमिग्रेशन। लेकिन जो स्पेसिफिक स्टेप है एमिग्रेशन की स्टेज के बीच का, जो स्पेसिफिक स्टेप है जिसमें WBCs अपने स्यूडोपोड्स बना के दोनों एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप के थ्रू निकलते हैं बाहर, वो पर्टिकुलर स्टेप एमिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर एक पर्टिकुलर जो स्टेप है जिसमें WBC बाहर निकल रहे हैं स्क्वीज करके, दो एंडोथेलियल्स के बीच में स्क्वीज करके जो बाहर निकल रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम डायापेडेसिस कह देते हैं। याद रखिएगा, एमिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर आता है डायापेडेसिस का प्रोसेस। डायापेडेसिस के प्रोसेस के अंदर एमिग्रेशन नहीं आता। एमिग्रेशन इस पूरे एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं RBCs का पूरा अटैच होना, उनका स्क्वीज होना, फिर उनका बाहर निकल आना, ये पूरे प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कहते हैं। लेकिन डायापेडेसिस इस एमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर का एक पर्टिकुलर स्टेप है जिसमें WBC स्क्वीज होकर बाहर निकलते हैं, जिसको हम डायापेडेसिस कह देते हैं। आइए देख लेते हैं क्या लिखा गया है एमिग्रेशन के बारे में। एमिग्रेशन आफ्टर स्टिकिंग ऑफ न्यूट्रोफिल्स to the endothelium, the former move along the endothelial surface। एक बार एंडोथेलियम के साथ फर्मली चिपकने के बाद न्यूट्रोफिल्स एंडोथेलियल सरफेस के अलोंग मूव करते हैं। उसके बाद till they move along the endothelial surface till a suitable site between the endothelial cells is found where the neutrophils throw out साइटोप्लाज्मिक pseudopods। यही मैंने आपको कहा था। Subsequently, the neutrophils lodged between the endothelial cells and basement membrane cross the basement membrane by damaging it locally with secreted collagenases and escape out into the extravascular space. This is known as emigration। मतलब कि एक बार अटैच होने के बाद एंडोथेलियल सेल्स अपने स्यूडोपोड्स निकालेंगे, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, उसके बाद वो स्यूडोपोड्स कहां पर निकालेंगे? दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के स्पेस के अंदर वो अपने स्यूडोपोड्स को एक्सटेंड करेंगे और एंडोथेलियम लाइनिंग के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की लाइनिंग है उसको तोड़ेंगे कोलाजिनेजेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करके, और फिर उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद वो एस्केप कर जाएंगे एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में। इस पूरे प्रोसेस को हमने एमिग्रेशन कह दिया। स्यूडोपोड्स क्या होते हैं? टेम्पररी प्रोजेक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स हेल्प द न्यूट्रोफिल्स टू सेंस गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। तो स्यूडोपोड्स क्या होते हैं? वो
न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को हेल्प करते हैं दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप को सेंस करने के लिए। ठीक है, localized damaged basement membrane is repaired almost immediately. The endothelial cells work to reseal the gaps, preventing further leakage. ये है आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग, ये है आपकी ब्लड वेसल। ठीक है, तो एंडोथेलियल लाइनिंग के नीचे, ठीक है, ये होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथेलियल लाइनिंग के नीचे होती है जो कि सपोर्ट करती है एंडोथेलियल सेल्स को। एंडोथेलियम की पूरी लाइनिंग को सपोर्ट करने वाली लेयर को हम क्या कह देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये जो WBCs ने जो स्यूडोपोड्स निकाले थे ना दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप को सेंस करने के लिए, उसी दौरान ये WBCs कोलाजिनेसेस सिक्रीट करेंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे जो कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ देगा ताकि WBCs बाहर एस्केप कर सकें। बस इतनी ही सी बात है। एमिग्रेशन के स्टेप में WBCs ने स्यूडोपोड्स निकाले दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप को सेंस करने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कोलाजिनेसेस को सिक्रीट किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ दिया और वो स्क्वीज आउट करके डायपिडेसिस के थ्रू बाहर एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में पहुंच गए। ठीक है, आइए देखते हैं एक लास्ट पॉइंट की ट्रांसमाइग्रेशन या डायपिडेसिस और एमिग्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। एट द राइट साइड neutrophils squeeze between the endothelial cells to enter the extravascular space। मतलब कि जब न्यूट्रोफिल्स WBCs को एक राइट साइट मिलती है, मतलब कि एंडोथेलियल सेल्स के बीच में उनको जब गैप मिल जाता है बाहर निकलने का, तब जो उस पर्टिकुलर स्टेप को हम कह देते हैं जब न्यूट्रोफिल्स दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप के थ्रू स्क्वीज करके जो बाहर निकल आते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर स्टेप को हम डायपिडेसिस का स्टेप कह देते हैं। They do this by producing proteolytic enzymes such as collagenases which break down components of basement membrane allowing the cells to pass through। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया था कि डायपिडेसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा था कि जब WBCs ने अपने स्यूडोपोड्स निकाले, राइट साइड फाइंड कर लिया, दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच गैप को सेंस कर लिया, उसके बाद वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कोलाजिनेसेस सिक्रीट करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे और वो एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के पास एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में आकर फाइट करेंगे। एक बार WBCs ने तोड़ दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करने के बाद, तब वो आराम से स्क्वीज आउट करके एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में आ जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर स्टेप को हम डायपिडेसिस कह देते हैं। डायपिडेसिस इज द स्पेसिफिक स्टेप विद इन एमिग्रेशन दैट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द ब्लड वेसल बाय द ल्यूकोसाइट्स, है ना। और एमिग्रेशन क्या है? द एंटायर प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट्स मूविंग फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू, मतलब एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। समझ आई एमिग्रेशन और डायपिडेसिस के बीच का डिफरेंस? डायपिडेसिस एक पर्टिकुलर स्टेप है एमिग्रेशन के अंदर की, लेकिन एमिग्रेशन वो पूरा प्रोसेस है जो कि डिस्क्राइब करेगा कि ल्यूकोसाइट्स ब्लड वेसल्स, ब्लड में से कैसे वो पूरे ब्लड में से कैरी होकर रोलिंग, एडेशन, वो सब की स्टेप्स के थ्रू जाकर वो कैसे डायपिडेसिस करके वो कैसे बाहर एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस तक आए, वो पूरे प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कह देते हैं। देखिए इस पूरे प्रोसेस को, मतलब किस तरीके से WBCs ब्लड में से चलते 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 चलते
किस तरीके से एंडोथेलियल सेल्स के बीच के गैप्स के थ्रू स्क्वीज होकर किस तरीके से बाहर निकल आए एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में, इस पूरे प्रोसेस को हम एमिग्रेशन कह देते हैं। और डायपिडेसिस एक पर्टिकुलर स्टेप है, एमिग्रेशन के स्टेप के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेप है जब WBC अपने आप को स्क्वीज करके बाहर निकालते हैं, उसको हम डायपिडेसिस कह देते हैं। अब WBC तो आ गए एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेस में, तो अब ये कैसे डिस्ट्रक्शन करेंगे माइक्रोब्स का, पैथोजेंस का, टॉक्सिन्स का, कैसे क्लेंजिंग करेंगे, वो स्टेप हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में कौन से केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू इस वीडियो के लिए, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।